नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। आपका एपेक्स न्यूज इंडिया में स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेघालय सरकार ने फैसला लिया है कि वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो एएनवीसी और एएनवीसीबी के साथ किए गए एग्रीमेंट टैक्स और सेटलमेंट पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित करे। डिप्टी सीएम प्रेस्टन टिनसोंग ने कहा कि लगभग 50 से 60% एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं जो 125वें अमेंडमेंट बिल के पास होने पर ही आगे बढ़ पाएंगे। अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी मेघालय सरकार एएनवीसी और एएनवीसीबी के साथ हुए समझौते एग्रीड टेक्स्ट ऑफ सेटलमेंट के पूर्ण अनुपालन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। ये निर्णय सरकार और दोनों समूहों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री प्रेस्टन टिनसोंग ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में समझौते की प्रत्येक धारा पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50 से 60% प्रावधान लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा समझौते का अधिकांश हिस्सा लागू हो चुका है, कुछ बिंदु अभी बाकी हैं। कुछ विषयों पर निर्णय इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि इसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित होना आवश्यक है। ज्ञात हुआ है कि इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने अपनी सिफारिशें गृह मंत्रालय को सौंप दी हैं। Yesterday itself, we have already sent this resignation letter to the Honorable Governor, and we have already recommended the Honorable Governor to allow the CM who resigned to also be a caretaker till the full-fledged CM election is held. So the notification has come out today. You are putting up any candidate? Sorry? I'm not a member of the discussion. I don't know. Sorry? NPP putting up anyone? The question of only NPP does not arise. So let them, because we are together in the opposition. So I think this issue you can discuss with the leader of the opposition of the discourse. When is this election? Sorry? When is this election? डिप्टी सीएम प्रेस्टन टिनसोंग इस शुक्रवार को एक रिव्यू मीटिंग किए जिसमें एएनवीसी और एएनवीसीबी के पुराने नेता शामिल हुए। सरकार ने सेंटर से 664 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें 43 महीने से बची हुई तनख्वाह को क्लियर करने के लिए 252 करोड़ रुपए भी शामिल है। साथ ही सोलर लाइट्स, रूरल मार्केट और फ्रूट कल्टीवेशन के लिए नए प्रोजेक्ट डीपीआर भी सबमिट किए गए हैं। एनवीसी समझौते की समीक्षा बैठक उप मुख्यमंत्री एवं गृह पुलिस विभाग के प्रभारी प्रेस्टन टिनसोंग ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 24 सितंबर 2002 को भंग किए गए अचिक नेशनल वॉलंटियर्स काउंसिल और एएनवीसीबी के साथ हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के सीईएम और डिप्टी सीईएम के साथ साथ एएनवीसी अध्यक्ष डिलाश मर्क और एएनवीसीबी अध्यक्ष बर्नार्ड एन मर्क सहित 8 पूर्व नेता शामिल हुए। 20 सितंबर को मेघालय सरकार ने केंद्र से 664.9 करोड़ रुपए की औपचारिक मांग की थी, जिसमें जीएचआईडीसी कर्मचारियों के 43 माह के लंबित वेतन के भुगतान हेतु 30 करोड़ रुपए भी शामिल है। गृह मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में योजना, निवेश संवर्धन और सतत विकास विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार डी ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3.17 करोड़ रुपए के वन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सौर स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण बाजार विकास और फल उत्पादन को बढ़ावा देने व प्राथमिक प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन हेतु 4.34 करोड़ रुपए की डीपीआर भी प्रस्तुत की गई है। Of course, that's what I'm saying. They are so happy. The meeting we had today, it's very, very constructive, and for that you can also ask them. They will tell you exactly what was the meeting went off. But what was the reason for the delay in meeting them? Sorry? What was the reason for the delay?
in meeting? No, you see, because there are three levels meeting. First is the level from the Government of India, MHA, headed by the Joint Secretary, and then number two is state government, and then the state government always headed by Chief Minister, and next is third is District Council meeting again. From the council it comes to the state, and from the state it goes to the Ministry of Home Affairs. So we have three layers meeting. So you understand sometimes it gets delayed, maybe from the ministry itself, from the central government itself, because it depends on the convenience of the joint secretary or the officers authorized by the Ministry of Home Affairs. So that's why, way back in 2021, I think the last meeting had was 2021 with the joint secretary of the Government of India. So their cadres are all intact, or are सीएम कॉनराड संगमा ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की स्टेज पर अनाउंस किया कि अगले 2 से 3 साल में मेघालय 1 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ले आएगा। उनका कहना है कि इससे सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी नहीं, बल्कि मेघालय पूरे नॉर्थ ईस्ट में सस्टेनेबल फार्मिंग का हब बन जाएगा। अगले 2 वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य। मंत्री कॉनराड के संगमा ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम में कहा कि मेघालय अगले 2 से 3 वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मंच किसानों, उद्यमियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, खरीदारों और तकनीकी प्रदाताओं को जोड़ने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जैविक उत्पादन हमारे राज्य में तेजी से बढ़ रहा है और मेघालय पूरे उत्तर पूर्व को जैविक खेती की दिशा में आगे ले जा रहा है। हमारा लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करना है और हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। Horticulture and Joint CEO Magnolia, representatives from Just Organics to exchange the MOU. Can you give a round of applause as the MOU is exchanged? Moving on, the third MOU is between Magnolia and State expanding up. But not the least, the fourth MOU is between Magnolia and Pontus Agritech Private Limited for the deepening presence in South India, a region known for its strong appreciation for organic and natural products. Respected Cabinet Minister of Food Processing, and also my very, very dear friend, Shri Chirag Paswanji, all the officials of Government of India as well as Government of Meghalaya, all the different organizations that are present out here, especially our farmers, entrepreneurs, cooperative societies and different self-help groups, and all my dear friends who are here today to be part of this very, very special program and this very special moment. I first of all would like to thank the Honorable Prime Minister and our Honorable Food Processing Minister for organizing this wonderful program, which has given an opportunity to our farmers and entrepreneurs and different companies, organizations, stakeholders, all to come together
and be part of this particular platform and be able to really exchange and collaborate and find ways to engage, to be able to take and uplift the people at the grassroots, which is our farmers and our different cooperative societies. This would not have been possible without this program being organized, and hence I would like to once again congratulate our Honorable Minister for this wonderful program. I also would like to encourage our different self-help groups and different societies and entrepreneurs to take advantage of programs like these. You must engage with people. You must meet as many people as you can. You must try to take full advantage of programs like these, because you never know what kind of luck may unfold and what kind of opportunities may come out because of programs like these. We can organize and we can facilitate these programs, but to be able to unlock the potentials and to be able to take advantage will depend on your personal capacity, your personal hard work, and your desire and your motivation to take your business forward. This initiative is part of State Organic Mission 2024-28, an ambitious program to bring 1 lakh hectares of farmland under organic certification by 2028. Preserving a biodiversity, sustaining traditional farming, and empowering farmers with better incomes and dignity. And today, as our turmeric, black sticky rice, white sticky rice, and black pepper is not just produced but the living proof of this mission taking shape. These products carry the essence of our land and the promise of a healthier, sustainable future for both farmers and consumers. Authentic, traceable, and proudly from Meghalaya. Let's give a round of applause, guys. Friend of my brother, CM Meghalaya, Conrad, Chairman Epido, government officials, friends from media, and all the exhibitors, promoters who are present here. I thank you all for giving me this opportunity to come and experience what Meghalaya is all about. It's impacting close to how many farmers have affected? 1,100 farmers a week. But we expect this to touch 2,000, maybe even 10,000 farmers. So again, this is the processing inside going on with this products. So like this, I intend to put up 250+ units, about each one costing from 10 to 20 crores. वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान और सीएम कॉनराड संगमा में मेघालय पवेलियन का उद्घाटन किया। यहाँ स्टेट के ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को शोकेस किया गया। पासवान ने मेघालय के लाकडोंग हल्दी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में मेघालय पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शुक्रवार को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में मेघालय पवेलियन का उद्घाटन किया। यह पवेलियन राज्य की कृषि क्षमता, जैविक उत्पाद और निर्यात संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। पासवान ने विशेष रूप से लाकाडोंग हल्दी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मेघालय के किसानों को निरंतर सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री संगमा ने किसानों और ग्रामीण उद्यमियों से अवसरों का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि बदलाव उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। I first of all would like to thank the Honorable Prime Minister and our Honorable Food Processing Minister for organizing this wonderful program, which has given an opportunity to our farmers and entrepreneurs and different companies, organizations, stakeholders, all to come together and be part of this particular platform and be able to really exchange and collaborate and find ways to engage, to be able to take and uplift the people at the grassroots,
which is our farmers and our different cooperative societies. This would not have been possible without this program being organized, and hence I would like to once again congratulate our Honorable Minister for this wonderful program. I also would like to encourage our different self-help groups and different societies and entrepreneurs to take advantage of programs like these. You must engage with people. You must meet as many people as you can. You must try to take full advantage of programs like these, because you never know what kind of luck may unfold and what kind of opportunities may come out because of programs like these. We can organize and we can facilitate these programs, but to be able to unlock the potentials and to be able to take advantage will depend on your personal capacity, your personal hard work, and your desire and your motivation to take your business forward. शिलोंग के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 10 अक्टूबर को सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम होने की संभावना है। ये केस इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी के सौरा हत्याकांड से जुड़ा है। कारोबारी की हत्या मामला 10 अक्टूबर को आरोप तय होंगे। शिलांग की जिला एवं सत्र न्यायालय 10 अक्टूबर को सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य मुख्य आरोपियों पर इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोप तय कर सकती है। विशेष लोक अभियोजक केसी गौतम ने बताया कि सोहरा की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 3 सितंबर को सोनम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि पुलिस की चार्जशीट पूर्ण है और मामले को सत्र न्यायालय शिलांग को सौंप दिया गया है। लद्दाख में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच ले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन ने कहा कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक या कांग्रेस ने किसी को भड़काया नहीं। ये प्रोटेस्ट यूथ की जेन्युइन डिमांड्स के लिए था। लद्दाख मुद्दे और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरूक ने कहा, सोनम वांगचुक या कांग्रेस ने किसी को उकसाया नहीं। जो हुआ वह युवाओं की वास्तविक मांगों के समर्थन में हुआ प्रदर्शन था। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नैरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेटेड थे। तो ये जो है इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था और इनकी जो उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते थे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ये कदम लद्दाख में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद उठाया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार कर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत और 9 से अधिक घायल हुए थे। वांगचुक को उच्च सुरक्षा वार्ड में CCTV निगरानी में रखा गया है। मेघालय में हर साल 19,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ ईस्ट खासी हिल्स में ही 5,000 से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और इस साल अब तक 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है, बस टाइम पर इलाज और वैक्सीनेशन जरूरी है। मेघालय में हर साल नीटाइड्स से अधिक कुत्तों के काटने के मामले विश्व रेबीज दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
एनआरसीपी जिला नोडल अधिकारी डॉ.आर मरक ने बताया कि राज्य में हर साल 90 से अधिक डॉग बाइट मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से केवल ईस्ट खासी हिल्स से ही 5000 मामले आते हैं। वर्ष 2025 में अब तक 5 मौतें दर्ज की गई हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री सानबोर शुलाई ने लोगों से पालतू पशुओं का टीकाकरण कराने और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की। गवर्नर CH विजय शंकर ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को एक बड़ा कदम बताया, जो महिलाओं की स्वस्थता और परिवार की शक्ति को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ हेल्थ केयर डिलीवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट और ग्रास रूट तक सेवा पहुंचाने का एक विजन है। राज्यपाल ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को बताया ऐतिहासिक पहल। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 7 सितंबर को शुरू किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार सशक्तिकरण और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। बारापानी राज्य औषधालय में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और गर्भवती महिलाओं को खाद्य टोकरी तथा किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरित किए। शिलांग सिविल हॉस्पिटल को लेकर एक NGO ने चिंता जताई है कि हॉस्पिटल के अंदर और आसपास ड्रग पेडलिंग का अड्डा बनाया गया है। मेघालय में लगभग 3 लाख लोग नशे के शिकार है, जिनमें से ज्यादातर युवा है। सरकार ने 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और नेग्रम्स में 50 बेड का रिहैब सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन स्टेट में रिहैब फैसिलिटीज अभी भी बहुत कम है। शिलांग सिविल अस्पताल बना नशे का अड्डा। NGO स्थानीय संगठन हिन्नेवत्रेप इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि शिलांग सिविल अस्पताल नशा तस्करों का गढ़ बन चुका है। संगठन ने सरकार की कार की ड्रीम योजना को विफल करार देते हुए कहा कि नशे और शराब का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य की 10% आबादी यानी लगभग 3 लाख लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए फीट करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और नीगरी हिम्स में 50 बेड वाला उत्कृष्टता केंद्र निर्माणाधीन है। फिर भी पुनर्वास केंद्रों की भारी कमी है। पूरे राज्य में केवल 7 केंद्र हैं। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। India joined the League of Nations after this launch, who has their own 4G technology and which can be easily upgraded to 5G technology. In this great moment, in this auspicious moment, Honorable Union Minister for Communication and Development of Northeast Region, Jyotiraditya Scindia, came to Guwahati, celebrated 25th year of BSNL from Guwahati itself. He has also gifted a data center for Assam. So I'd like to offer my deep gratitude to Mr. Scindia as well. ऐतिहासिक दिन है, केवल BSNL के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो असंभव कार्य संभव हो पाया है कि भारत ने आविष्कार करके अपना स्वयं 4G स्टैक, द फर्स्ट टाइम नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिस सेक्टर में केवल 4 देशों का मुख्य रूप से नेतृत्व होता था, आज भारत 5वां देश बन चुका है अपना संपूर्ण 4G स्टैक बनाने वाला। और इससे करीब करीब 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं को दूरसंचार की सेवा मिली है। असम का प्रथम विलेज हो, अरुणाचल का प्रथम गांव हो, जम्मू कश्मीर का प्रथम गांव हो, उत्तराखंड और हिमाचल का प्रथम गांव हो, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप हो, वहां एक एक सेवा हमारे BSNL के स्वदेशी स्टैक के द्वारा दिया जाएगा। 50,000 करोड़ की ये योजना है जो आज प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है। और आज ये कीर्तिमान केवल BSNL का नहीं है, ये कीर्तिमान 140 करोड़ देशवासियों का है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज देश के लिए ये सुनहरा दिन है, जिसके आधार पर जो 4G नेटवर्क की शुरुआत 1 लाख टावर से हुई है,
इसको आने वाले दिनों में हम 5G में कन्वर्ट करेंगे. And as I've always said, we were behind the world in 4G. We marched with the world in 5G. But India will lead the world in 6G. We are going to contribute minimum 10% of patents for 6G in the days to come and assist the world in setting the standards for 6G. So India has arrived under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. देखिए, देश में एक नव जागृति की आवश्यकता है. लोग स्वदेशी में जुड़े, स्वदेशी वस्तु अपनाएं. इसी काम पे सब लोगों को जुड़नी चाहिए. स्वदेशी सामान खरीदो. आत्मनिर्भर भारत. दिवाली का समय आ रहा है, नवरात्रा चल रही है, छठ पूजा चल रही है, जीएसटी कम हो गया है, तो हम लोग घर घर, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हम लोग सब घूम रहे हैं, साट रहे हैं और जनता का उत्साह आप देख रहे हैं. Goes to the masses in India because a lot of tourists are coming to Ladakh. They have a dilemma about the situation pertaining in. My only message: Leh is a beautiful place. People are really good, and I can say because I have served. I'm coming on my second posting here. So Ladakh, I've written books on Ladakh. Ladakh are beautiful people. It is just one of incident. I think Ladakh will again revive, and it will have the same culture and the hospitality for the people. Thank you so much. Is Mahapanchami. We have dedicated a new flyover for the people of Guwahati in Panbajar. There was a flyover before in this place, which was constructed long back in 1960. NF Railway demolished that and constructed new flyover in this place itself with bigger height and all. So we inaugurated this today, and I think it will give lot of comfort to the people of Guwahati. लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम वूलर मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हमारा बांदीपुर सेक्टर और उसकी अधीन जो वाहिनियां हैं उनके ऑफिसर मिलकर मेनली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये मैराथन हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर बांदीपुर से शुरू होके और विंटेज पार्क में खत्म होगा. वो हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर डिफरेंट एज कैटेगरीज में एंड मेल एंड फीमेल कैटेगरी में होगा. और सभी कैटेगरीज में हमने कुछ फिक्स प्राइस रखे हुए. इस मैराथन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो कोई भी हमारी साइट पे जाके इसमें रजिस्टर कर सकता है. और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो वूलर लेक के बारे में हम थोड़ा जागृति पैदा करें कि वो ज्यादा क्लीन हो, और दूसरा कि जो कश्मीर के यूथ है उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और जोड़े. जैसा कि आप जानते हैं हमारा एलसी पे डिप्लॉयमेंट है. एलसी में बहुत सारे आसपास काफी विलेजेस हैं, तो जो सिक्योरिटी एक होलिस्टिक तरीके से किया जाए जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सोसाइटी दोनों मिलके एक साथ काम करें, वो उसका हमारा पर्पस है. और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी यूथ और भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट. हम आर्मी के साथ बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं. और जैसा कि आपने देखा होगा इस साल 2 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए थे जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिए. और जिस चौकसी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई मेथोडोलॉजी है हम लगा रहे हैं, नए सर्विलांस इक्विपमेंट. वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का. कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. नमस्कार.